हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हम पहले से क्या पढ़ते आ रहे थे? हम पढ़ते आ रहे थे, सिद्धांत पढ़ते आ रहे थे। डेवलपमेंट के जितने भी सिद्धांत हैं उनको पढ़ते आ रहे थे, यानी कि थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते आ रहे थे। हमने काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ ली। मनोलैंगिकता की थ्योरी भी पढ़ी है हमने, संवेगात्मक विकास की थ्योरी भी पढ़ी है हमने, एरिक्सन की थ्योरी भी पढ़ी है, जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ी है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ी है। ऐसे ही हम आज दो थ्योरी कंप्लीट करेंगे। दो छोटे ये आज इन थ्योरीज के ऊपर हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट लेक्चर रहेगा। दो छोटी छोटी थ्योरी हो रहे हैं। एक तो हमारी थ्योरी है ये इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, और दूसरी थ्योरी आज हम पढ़ेंगे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर दो मनोवैज्ञानिकों ने काम किया था। एक तो जीन प्याजे ने किया था, जीन प्याजे ने शुरू किया था, फिर जीन प्याजे का मोस्टली ध्यान कहाँ चला गया था? संवेगात्मक डेवलपमेंट थ्योरी में चला गया था। और उसको बाद में आगे किसने प्रोसीड किया था? कोलबर्ग ने। यानी कि हम एक कोलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे, और एक थ्योरी का नाम है इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? सामाजिक। इमोशनल को क्या कहते हैं? संवेगात्मक। इकोलॉजिकल को क्या कहते हैं? परिस्थिति तंत्र। विकास का सिद्धांत। यानी कि इसी का नाम क्या है? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सामाजिक संवेगात्मक परिस्थिति तंत्र विकास का सिद्धांत। यानी कि कोई भी बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, उस डेवलपमेंट में सबसे अहम रोल किसका होता है? परिस्थितियां, जो उसके आसपास की जो परिस्थितियां होंगी। अब आसपास की परिस्थितियां ही उस बच्चे को किसके साथ कनेक्ट करेंगी? समाज के साथ कनेक्ट करेंगी। और समाज में जब बच्चा कनेक्ट होगा, उसका एक पर्यावरण होगा, आसपास का जो समाज होगा वो ही उसकी सामाजिकता के बारे में बताएगा। बच्चा कितना सामाजिक है। बच्चा जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें सामाजिकता नहीं होती है। वो धीरे धीरे समाज के साथ जुड़ता है, समाज का उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, इससे उसकी सामाजिकता विकसित होती है और उसी से उसके संवेग विकसित होते हैं। यानी कि जो आसपास की जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियों से ही तो उस बच्चे का सामाजिक विकास होता है, और उन्हीं परिस्थितियों से उसका संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी 1970 के अंदर किसने दी थी? यूरी, कहीं पर उरी लिखा होता है, कहीं पर यूरी लिखा होता है, यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रोनर। थ्योरी किसकी है? यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर। यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर। मैं इसको हिंदी में लिख देती हूं, यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर। थ्योरी किसने दी थी? यूरी ब्रॉन फ्रेनर। इन्होंने क्या बताया था कि जो आसपास का पर्यावरण है, जो आसपास का इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोलॉजी शब्द के तो हम ईवीएस में पढ़ते हैं कि अर्नेस्ट हैकेल ने 1968 में सबसे पहले क्या दिया था? 1869 में ये थ्योरी कब आई थी? 1970 में। और जो अर्नेस्ट हैकेल हैं, उन्होंने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले कब बताया था? 1869 में। यानी कि ये थ्योरी हमारे किसके साथ जुड़ी है? इकोलॉजी के साथ। और इस इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? ये तुम्हारे ईवीएस का क्वेश्चन भी बनता है। अर्नेस्ट हैकेल। कब दिया था ये अर्नेस्ट हैकेल ने? 1869 में। यानी कि जो हमारी परिस्थितियां हैं, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, वो बच्चे का समाज के साथ कैसे जोड़ता है और उसके इमोशंस को कैसे इंक्रीज करता है और कैसे डिक्रीज करता है। ये थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? प्रवर्तक कौन है? यूरी ब्रॉन फ्रेनर। सबसे पहले पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सामाजिक संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर इसी को क्या कह देते हैं? परिस्थिति परक विकास का सिद्धांत। यानी कि परिस्थितियां बताएंगे, परिस्थिति कौन सी होंगी? उसकी आसपास की जो परिस्थितियां होंगी। तो इन्होंने इस सिद्धांत को बताने के लिए हमें क्या दिए थे?
5 मंडल दिए थे, 5 सतर दिए थे, या उनको क्या कहेंगे 5 मंडल दिए थे। अब इन पांचों मंडल को हम एक एक करके पढ़ेंगे। छोटा सा सिद्धांत है, आप इसको मतलब ये सबसे इजी है और इसको आराम से समझ पाएंगे, बिल्कुल ही छोटा सा सिद्धांत है। 5 मंडल कौन कौन से दिए थे, उनको किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला मंडल दिया था माइक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम। हिंदी में भी इनके नाम याद रख लेना और इंग्लिश में भी इनके नाम याद रख लेना। माइक्रो सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, लघु मंडल। 5 मंडल दिए थे, पांचों के लास्ट में क्या होगा, एक मंडल शब्द जुड़ा होगा और इंग्लिश में उसको क्या कह देंगे, माइक्रो सिस्टम। ठीक है। सेकंड क्या है, इनको एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड क्या है, मीजो सिस्टम, मीजो सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मध्य मंडल। फिर उसके बाद क्या आएगा, एक्सो सिस्टम। थर्ड क्या आएगा, एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम को क्या कहेंगे, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है। फोर्थ वन क्या रहेगा, जिसको बोलते हैं हम वृहत मंडल। फोर्थ वन को क्या कहेंगे, वृहत मंडल, जिसको कहेंगे हम मैक्रो सिस्टम, जिसको क्या कहेंगे, मैक्रो सिस्टम। और हिंदी में इसको कहेंगे वृहत मंडल, वृहत मंडल। और लास्ट वन क्या रहेगा, कोरोना सिस्टम, कोरोना सिस्टम। ठीक है। इसको आप एक सीरीज में भी याद कर सकते हैं, जैसे पहले कोई इंग्लिश में एम, दूसरा भी इंग्लिश में क्या है एम, फिर क्या आता है ई, फिर क्या आता है एम सी, यानी कि एम एम ई एम सी। ठीक है। और इन पांचों मंडल के अंदर बच्चा समाज के साथ कैसा, किस तरीके से कनेक्टेड रहेगा, वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। माइक्रो सिस्टम को क्या कहते हैं, लघु मंडल। मीजो सिस्टम को क्या कहते हैं, मध्य मंडल। एक्सो सिस्टम को क्या कहेंगे, बाह्य मंडल। और मैक्रो सिस्टम को कहेंगे वृहत मंडल। और क्रोनो सिस्टम, क्रोनोलॉजिकल क्या होती है, जो हमारी हिस्ट्री के साथ जुड़ी होती है, जिसको चेंज लाने में बहुत सालों लग जाते हैं। जैसे कि कोरोना आया तो लोगों की सब कुछ ही बदल गया था, जैसे कि वर्ल्ड वॉर हो गया या फादर मदर का डाइवोर्स हो गया, वो बच्चे को लॉन्ग टाइम तक इफेक्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर आ गया, कोरोना का इफेक्ट है, ये लॉन्ग टाइम तक। जैसे इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, ये काफी साल लग जाते हैं इस चेंज को लाने के लिए। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, घटना मंडल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घटना मंडल। ठीक है। अब एक बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के साथ ही उसके पास सामाजिकता नहीं होती है, वो धीरे धीरे लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता है, और जब इंटरेक्शन बढ़ती है तो उसके अंदर क्या आती है, सामाजिकता आती है। अब इंटरेक्शन कैसी होगी, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि दो टाइप का व्यक्तित्व पढ़ेंगे। अगली जो यूनिट है उसके अंदर व्यक्ति के दो टाइप के व्यक्तित्व पढ़ते हैं हम, एक इंट्रापर्सनल पढ़ते हैं और एक इंटरपर्सनल। जो इंटरपर्सनल होते हैं, इंटरपर्सनल मतलब वो दूसरों के साथ कैसे कनेक्टेड होगा, यानी कि इकोसिस्टम के साथ या हम इकोलॉजी के साथ, यानी कि परिस्थितियों के साथ एक बच्चा अपने आप को किस तरीके से कनेक्ट करेगा। ठीक है। ये उसके क्या होंगे, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होगी, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तित्व। हिंदी में कहते हैं हम उसको अंतर व्यक्तित्व। और दूसरा क्या होता है, अंतरा व्यक्तित्व, अंतरा व्यक्तित्व। अब बच्चे को खुद के साथ ही कनेक्टेड रखना है, यानी कि उसके खुद के ही जो नेचर होता है। मतलब बच्चा एक, जैसे कि मैथ में इंटेलिजेंट है, साइंस में इंटेलिजेंट नहीं है, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी नहीं आती है, तो ये उसके क्या होते हैं, खुद के होते हैं। उसको बोला जाता है इंग्लिश में इंट्रा पर्सनल रिलेशन, इंट्रा पर्सनल रिलेशन। ठीक है, अंतरा व्यक्तित्व। और जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है उसको बोला जाता है इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल। ये व्यक्ति का जो बच्चा होता है या व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व को बताता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इंट्रापर्सनल है या इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में वो खुद के साथ कनेक्टेड फील करता है, यानी कि एक बच्चे का खुद का ही व्यवहार अलग अलग तरीके से होता है, वो किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ अलग तरीके से सोचता है, वही एक्टिविटी दूसरा बच्चा करता है तो उसके बारे में वो कुछ दूसरे तरीके से सोचता है, उसके खुद के पर्सनल इश्यूज होते हैं। जबकि इंटरपर्सनल में, इंटरपर्सनल क्या होता है, अंतर व्यक्तित्व, यानी कि वो समाज के साथ, वो सिस्टम के साथ इंटरपर्सनल
इंटरपर्सनल के बारे में हमने इस थ्योरी में पढ़ना है, यानी कि वो समाज के साथ किस तरीके से रिलेशन रखेगा, समाज के साथ उसके रिलेशन कैसे, इसमें व्यक्ति के समाज के साथ रिलेशन कैसे हैं वो हम किस में पढ़ते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस में पढ़ते हैं। और वो इंटरपर्सनल रिलेशन को समझाने के लिए यूरी ब्रॉनफ्रेनर ने कितने मंडल बताए, 5 मंडल बताए। पहला मंडल है माइक्रोसिस्टम, दूसरा है मेसोसिस्टम, तीसरा है एक्सोसिस्टम, चौथा है मैक्रोसिस्टम और लास्ट है क्रोनोसिस्टम यानी कि घटना मंडल। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला क्या था, माइक्रोसिस्टम। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, लघु मंडल। अब लघु मंडल बच्चा जब घर में पैदा होता है तो उसके बिल्कुल जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि माइक्रो में क्या होता है, बिल्कुल उस बच्चे के साथ डायरेक्ट लिंक में जितना भी सिस्टम होगा उसको बोलेंगे माइक्रो सिस्टम यानी कि लघु मंडल। अब डायरेक्ट कनेक्ट में उसके कौन हो सकता है, माइक्रो सिस्टम में कौन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, पीयर ग्रुप यानी कि संगी साथी हो सकते हैं, पीयर ग्रुप, ये छोटे छोटे नाम तो तुम्हें हिंदी में आते होंगे, यानी कि परिवार हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, संगी साथी हो सकते हैं, या फिर नेबरहुड यानी कि पास पड़ोसी हो सकते हैं, पास पड़ोसी हो सकते हैं, जो बच्चे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में होंगे, यानी कि उनके रिलेशन बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, वो किस में पढ़ते हैं, हमें माइक्रो सिस्टम में पढ़ते हैं। माइक्रो सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है, लघु मंडल, यानी कि उसका मंडल क्या है, बहुत छोटा सा है और वो उसको बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड फील करवाता है। यानी कि एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ क्या सीखता है, क्या समझता है, क्या सोचता है, वो टीचर के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं, उसके आस पड़ोस वालों के साथ रिलेशन कैसे हैं, ये सब इसमें पढ़ते हैं माइक्रो सिस्टम में। दूसरा आता है मीजो सिस्टम, मीजो सिस्टम। अब मीजो सिस्टम में को हम क्या बोलते हैं, मध्य मंडल, मध्य मंडल। अब मध्य मंडल में क्या आएगा, देखो एक ग्रुप तो ये है फैमिली वाला यानी कि घर वाला, ठीक है, और दूसरा क्या है, स्कूल वाला। अब घर में कौन हो सकते हैं, पेरेंट्स, और स्कूल से कौन हो सकता है, टीचर। यानी कि बच्चे के 2 माइक्रो सिस्टम, ये भी क्या है, एक बच्चे का माइक्रो सिस्टम है, और स्कूल भी क्या है, बच्चे के लिए एक माइक्रो सिस्टम। जब 2 माइक्रो सिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मीजो सिस्टम, यानी कि मध्य, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो एक क्या होगा, मीडियम की तरह काम करेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, पीटीएम। अब पीटीएम में क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब पेरेंट्स की तरफ से कौन आ गया, यानी कि घर की तरफ से आ गया, ये क्या है बच्चे का, एक माइक्रो सिस्टम। ये माइक्रो सिस्टम के एग्जाम्पल थे। दूसरा क्या बताया मैंने, स्कूल। अब स्कूल क्या है, दूसरा माइक्रो सिस्टम। और इन दोनों का मध्यस्थता कौन करता है, जब पीटीएम होती है, यानी कि पीटीएम में जब पेरेंट्स और टीचर बैठकर बच्चे के डिस्कस करते हैं तो वो क्या होगा, उनके लिए मध्य मंडल होगा, ठीक है। अब एक बच्चा आकर आपके घर में, आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड क्या है, ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल और बताती हूँ, जैसे कि आपका क्या होगा, पीयर ग्रुप होगा, यानी कि आपका क्या आएगा, फ्रेंड। ये आपके लिए क्या है, एक माइक्रो सिस्टम, ये क्या है, माइक्रो सिस्टम। और आपकी मम्मी है, मदर है, वो माता पिता में से, ये दूसरा क्या है, माइक्रो सिस्टम। अब ये बच्चा आपके घर आता है, यानी कि आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड आपके घर आया और आपकी मम्मी से आपके बारे में कुछ बातें कर रहा है, यानी कि आपकी मम्मी आपके लिए एक माइक्रो सिस्टम था। आपका फ्रेंड है, वो भी एक माइक्रो सिस्टम है, लेकिन वो जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक मीजो सिस्टम। वो क्या बन जाता है, एक मीजो सिस्टम, या उसको क्या कहेंगे, मध्य मंडल। यहाँ से एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि फैमिली किस में आती है, माइक्रो सिस्टम में। अब पीटीएम है, वो क्या है, मध्य मंडल है। अब ऐसे भी पूछ लेंगे कि आपका फ्रेंड आकर आपके घर आकर आपकी मम्मी से आपके बारे में डिस्कस करता है, ठीक है, तो वो कैसा सिस्टम रहेगा, मीजो सिस्टम। या आपके जो फैमिली रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के हैं, वो आपकी मम्मी, आस पड़ोस वाले क्या आपके लिए एक माइक्रो सिस्टम थे। फैमिली क्या थी, वो भी एक माइक्रो सिस्टम थी। वो आपके लिए रिश्ते की बात करते हैं, तो वो किस टाइप की बात करते हैं, वो किस सिस्टम में आएंगे, मीजो सिस्टम में। जो आपके आस पड़ोस वाले, जैसे कि आपके बगल वाले जो घर में रहते हैं, वो आपके पेरेंट्स से आकर आपके रिश्ते की जो बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही क्या थे, माइक्रो सिस्टम। आस पड़ोस क्या था, एक माइक्रो सिस्टम, और फैमिली भी क्या थी, माइक्रो सिस्टम। जब ये दोनों
मिलकर आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो किस में आएगा? मध्य मंडल के अंदर आएगा। तीसरा सिस्टम क्या आता है? बाह्य मंडल, या उसको क्या बोलते हैं? एक्सो सिस्टम। तीसरा सिस्टम क्या है? बाह्य मंडल, या उसी को क्या बोलते हैं? एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, थर्ड क्या है? एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? बाह्य मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल में क्या आता है? यहाँ पर औपचारिकता आती है, यानी कि आपका उनके साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता, लेकिन इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उनके ऊपर पड़ता है। जैसे कि कुछ बच्चों को प्ले हाउस में छोड़ दिया जाता है, उसके मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, ठीक है। अब प्ले हाउस में छोड़ दिया तो वहां पर जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा, वो वहां का जो भी व्यवहार होगा, बिहेवियर होगा, वो आपके माइंड को या आपकी परिस्थितियों को उलझाएगा, या पॉजिटिव रखेगा या नेगेटिव रखेगा। ये क्या होते हैं आपके लिए? एक्सो सिस्टम या बाह्य मंडल। यानी कि इसका एग्जांपल और दूं तो आपके जो माता पिता का वर्क प्लेस है, माता पिता का जो वर्क प्लेस है, अब हो सकता है कि ऑफिस वर्क प्लेस, अब हो सकता है कि आज ऑफिस में आपके मम्मी पापा का दिन अच्छा ना हो और आकर उन्होंने आपको गुस्सा कर दिया, या हो सकता है कि उनका प्रमोशन हुआ हो, उनका इंक्रीमेंट अच्छा लगा हो और उन्होंने आकर आपको एक अच्छी सी पार्टी दी। यानी कि आपका उस ऑफिस वाले जो सिस्टम था उसके साथ आपकी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं थी, आपके पेरेंट्स के डायरेक्ट लिंक थे, आपका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, लेकिन उसका इफेक्ट किसके ऊपर आया? आपकी मानसिकता के ऊपर आया, आपकी सामाजिकता के ऊपर आया। तो यानी कि ऐसा सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एक्सो सिस्टम कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल है माता पिता का वर्क प्लेस, या फिर सीधा पूछ लिया जाता है ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स। अब ट्रांसफर हो गई, ठीक है, ट्रांसफर किसकी हुई? पेरेंट्स की हुई। अब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपके लिए क्या होगा? आपकी इकोलॉजी, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल कंप्लीटली बदल जाएगा। यानी कि ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स, ये एग्जाम्पल देकर पूछ लिया जाता है। ये किस में आएगा? ये आएगा बाह्य मंडल में, एक्सो सिस्टम में आएगा, ठीक है। और कोई भी, जैसे आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ दिया, औपचारिक संस्थाओं में छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, वो सब आपके लिए क्या होंगे? बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वन, फोर्थ वन का नाम क्या है? वृत्त मंडल, या उसी को क्या कहते हैं? मैक्रो सिस्टम। फोर्थ क्या है? मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम को क्या कहते हैं? ये तो लघु मंडल था, ये मध्य मंडल था, ये बाह्य मंडल था, और मैक्रो सिस्टम को क्या कहते हैं? वृहत सिस्टम। वृहत सिस्टम, वृहत मंडल, सिस्टम नहीं मंडल, इसको क्या कहते हैं? वृहत मंडल। ये क्या है? बाह्य मंडल, और ये क्या है? वृहत मंडल। इसके अंदर क्या आएंगे? कल्चर है, कास्ट है, या जो कानून है, लॉज हैं, ये, या फिर जो आपकी आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगी। यानी कि आपके आसपास का जो कल्चर है, कल्चर को क्या बोलते हैं? संस्कृति। यानी कि आपके आसपास की क्या है? संस्कृति है, या फिर कुछ कानून बने हुए, लॉज बने हुए, कानून बना रखे हैं, उसके अंदर आप अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। या फिर आपका कास्ट हो गया, कास्ट, या फिर आपकी जाति हो गई, मतलब कास्ट, जाति, ये सब किस में आते हैं? वृत्त मंडल में, मैक्रो सिस्टम में। ये आपको किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। या फिर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि आपकी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? आर्थिक स्थिति। यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप किस टाइप का फोन रख सकते हैं, आपके पास कपड़े किस टाइप के हैं, ये आपके बिहेवियर को बताते हैं। आपके क्या रहते हैं? समाज के साथ आप किस तरीके से जुड़े हुए, कनेक्टेड करेंगे। आपका कल्चर कहाँ से आता है? समाज से ही आता है। समाज में कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटी होते हैं, वो आपको किस तरीके से इफेक्ट करेंगी। लॉ किसके लिए बनाए जाते हैं? समाज को एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए क्या बनाए जाते हैं? लॉ बनाए जाते हैं। वो लॉ आपके ऊपर भी लागू होंगे। कास्ट है, रेस है, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपकी जाति क्या है, ये आपको इफेक्ट करेगी। या फिर आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये भी आपको आर्थिक
आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये भी आपको अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट वन क्या है, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम, या उसी को क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम को क्या कहते हैं, घटक मंडल, क्रोनो सिस्टम। पांचवा कौन सा है, 5 ही मंडल बताए थे, पांचवा कौन सा है, क्रोनो सिस्टम। अब क्रोनो सिस्टम क्या होता है, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं जिसको बहुत साल लग जाते हैं चेंज लाने के लिए, वो इसमें पढ़ते हैं हम क्रोनो सिस्टम, या हम उनको कहते हैं घटक मंडल। अब इन घटनाओं को घटित होने के बाद एक बच्चे को नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। जैसे कि कोरोना आया था अभी थोड़े टाइम पहले, 3-4-5 साल पहले, तो कोरोना में क्या हो गया था, सबकी जो दिनचर्या थी या जो भी व्यवस्थित ढंग था, उन सब चीजों के अंदर क्या आ गया था, बदलाव आ गया था। ठीक है, अब कोई वॉर हो जाए, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया, अब उस स्थिति को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, यानी कि उन वहां के जो भी बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट हो रहा था उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस ला दिए। अब उसको नॉर्मल लाइन के ऊपर, नॉर्मल ट्रैक पे, नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए उनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर वो उस कंडीशन के अंदर अपने आप को ढाल पाएंगे। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एग्जाम्पल में, जैसे कि माता पिता का जैसे कि पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए। अब पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया तो बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं जाकर, चाहे वो बच्चा कितना भी खुश रहे, वो माँ के पास है या फादर के पास है, माँ या फादर उसको एक बहुत अच्छे से एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी उसके इमोशंस के ऊपर, जैसे कि लॉ का नाम क्या था, इस सिद्धांत का नाम क्या था, इस थ्योरी का नाम क्या था, इसके अंदर सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो जो बच्चे के संवेग जुड़े हुए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो कहीं ना कहीं डिगमगाएंगे। ठीक है, और वो डिगमगा गए तो यानी कि उसकी सामाजिकता के ऊपर, उसके संवेगात्मक डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। ठीक है, या फिर इसके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, माता पिता का तलाक, और क्या लिखेंगे, जैसे कि कोई बीमारी, महामारी आ जाना, महामारी आने के बाद एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर कोई युद्ध हो जाना जो देश की शांति को डिगमगा दे, युद्ध हो जाना, महामारी आ जाना, माता पिता का तलाक हो जाना, या फिर जो इंटरनेट और जो यूट्यूब है उससे, ये क्या है, ये किस में आएंगे, इंटरनेट और यूट्यूब ये किस में आएंगे, घटक मंडल में आएंगे, क्रोनो सिस्टम में आएंगे। इससे भी लोगों की दिनचर्या के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ गए। यानी कि इंटरनेट, संचार के जो साधन होते हैं, इंटरनेट, यूट्यूब, इन्होंने लोगों की क्या कर दी, जिंदगी को बदल दिया। यानी कि ये जो घटक हैं, क्रोनो सिस्टम वाले जितने भी घटक हैं, वो लोगों की जिंदगी को इस तरीके से बदल देते हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रैक पे बंदा चला जाता है। जब इंटरनेट नहीं था तो लोगों की दिनचर्या अलग तरीके की होती थी। किसी काम को करने के लिए, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर कोई लेटर को भेजने के लिए उनको बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता था। अब क्या है, अब तो तुरंत यूट्यूब के ऊपर सर्च मार लेते हैं। पहले बुक्स को ढूंढा जाता था, ये टॉपिक कौन सी बुक में मिलेगा। आजकल तो हम इंटरनेट के ऊपर इतनी सुविधा है कि हम टॉपिक का नाम डालते हैं और वो बुक्स पे दिखा देते हैं कि ये टॉपिक इस बुक में मिलेगा। यानी कि लोगों की जीवन दिनचर्या को उन्होंने बहुत ज्यादा बदल दिया। लेकिन ये सब बदलाव लाने के लिए बहुत, मतलब ये सारी किस में आती है, ऐतिहासिक घटनाओं में आती है। कई बार इनको एक ग्राफ के तरीके से भी बताया जाता है। तो सबसे अंदर वाला जो मंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सिस्टम। ग्राफ से बताऊं तो जो सबसे अंदर वाला होता है, मतलब सबसे अंदर हम किसको रखेंगे, पहले बालक को रखा, चाइल्ड को रखा। सबसे अंदर किसको रखा, चाइल्ड को। ठीक है, अब चाइल्ड के क्या पढ़ रहे हैं हम, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट कौन सी थ्योरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, इकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, अब ये किसने दी थी, यूरी ब्रॉन फ्रेनब्रेनर ने 1970 में दी थी। उन्होंने कितने मंडल बताए थे, 5 मंडल बताए थे। बीच में किसको रखा था, बच्चा। अब बच्चे की सामाजिकता और संवेगात्मक इकोलॉजी के साथ किस तरीके से चेंज होती है, वो सब हमने इस थ्योरी में पढ़ा, इस सिद्धांत में पढ़ा। तो बच्चे को कहाँ रखा हमने, सेंटर में रखा। और इसके बाहर क्या है, एक माइक्रो सिस्टम। अब माइक्रो सिस्टम कौन सा होगा, जो बच्चे के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। जैसे कि उसमें क्या आ जाएंगे,
पेरेंट्स आ जाएंगे, नेबर आ जाएंगे, या टीचर आ जाएगा, या फिर टीचर के बाद पीयर्स, संगी साथी आ जाएंगे। सबसे अंदर क्या रखा हमने, चाइल्ड को, ठीक है। चाइल्ड के बाहर क्या है, माइक्रो सिस्टम, फिर क्या आएगा, मीजो सिस्टम, जो दो माइक्रो सिस्टम को कनेक्ट करता है। फिर क्या आएगा, एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, और सबसे बाहरी मंडल, कितने मंडल हो गए, ये 3 ही हुए। चौथा क्या आएगा, मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, और लास्ट वन क्या आएगा, क्रोनो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। चाइल्ड वाले में इसमें माइक्रो सिस्टम में क्या आएगा, माइक्रो सिस्टम में ये वाले सब आएंगे। माइक्रो सिस्टम में क्या आएगा, पेरेंट्स आ जाएंगे, फैमिली आ जाएगी, टीचर आ जाएगा, पीयर ग्रुप्स आ जाएगा। फिर माइक्रो के बाद आता है एक्सो। एक्सो में क्या होता है, दो माइक्रो सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ एक्सो और माइक्रो से ही बनते हैं, और वो एग्जांपल दे देते हैं। तो आप ये देखना, जो माइक्रो सिस्टम के दो माइक्रो सिस्टम आपस में जब कनेक्ट करके बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालेंगे तो किस में आएगा, एक्सो सिस्टम में आएगा। ये वाले जैसे कि पीटीएम होना, ठीक है, या फ्रेंड का अगर आंटी से अपने दोस्त के बारे में पूछना, ये किस में आएगा, मीजो सिस्टम में आएगा। फिर एक्सो सिस्टम में क्या आएगा, यानी कि आपके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली आपके ऊपर आकर पड़ रहा है, आपके व्यवहार के ऊपर इनडायरेक्टली इफेक्ट आकर पड़ रहा है, वो किस में आएगा, एक्सो सिस्टम में आएगा। जैसे कि पेरेंट्स की ट्रांसफर हो जाना, या जो मम्मी पापा का जो वर्क प्लेस है वहां का जो उनका बिहेवियर रहा, उनका जो दिन की प्रतिक्रिया रही, वो आकर आपके ऊपर इफेक्ट डाले, तो वो किस में आएंगी, एक्सो सिस्टम में आएंगी। फिर मैक्रो सिस्टम में क्या आएगा, कल्चर है, आपके आसपास का, आपके आसपास के लॉज कैसे बने हुए हैं, आपके कास्ट क्या है जो आपको समाज में किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे होते हैं आपकी कास्ट के अंदर, या फिर आपकी जो आर्थिक स्थिति है, ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे फोर्थ वाले में, मैक्रो सिस्टम में। और क्रोनो सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोनो सिस्टम में ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं। इंटरनेट का आ जाना, यूट्यूब का आ जाना, कोरोना जैसी महामारी आ जाना, या देश के अंदर कोई युद्ध हो जाना, जैसे रशिया यूक्रेन का हुआ था अभी लास्ट, और आपके माता पिता का तलाक हो जाना। यानी कि ये 5 मंडल हैं, और ये पांचों मंडल किसने दिए थे, यूरी ब्रॉन ब्रेनर ने दिए थे। इसका सिद्धांत का नाम क्या है, इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। किसकी थी ये, यूरी ब्रॉन ब्रेनर की थी। नेक्स्ट थ्योरी क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे हम नैतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, नैतिकता का सिद्धांत, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट आज में हम 2 थ्योरी पढ़ेंगे, 2 नहीं बल्कि 3 पढ़ेंगे, क्योंकि नैतिक विकास सिद्धांत 2 अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी थी। एक मनोवैज्ञानिक कौन था, जीन पियाजे। शुरुआत किसने की थी, जीन पियाजे ने, और फिर उसके बाद उसके ऊपर ज्यादा काम किसने किया था, कोलबर्ग ने किया था। ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत, ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ये किसने दी थी, 2 बंदों ने मिलकर दी थी। 2 बंदों ने मिलकर नहीं दी थी, शुरुआत किसने की थी, जीन पियाजे ने की थी। जब जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा था हमने, संवेगात्मक विकास सिद्धांत पढ़ा था, वहां पर हमने इसकी 2-3 बुक्स को पढ़ा था। ठीक है, उन बुक्स में भी एक बुक का नाम क्या था, हमने मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। उस बुक से जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में बताना स्टार्ट किया था, मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। यानी कि ये थ्योरी किसने दी थी, शुरुआत किसने की थी, जीन पियाजे ने की थी, लेकिन बाद में फेमस किसने बनाया इसको, कोलबर्ग ने इस थ्योरी को क्या बनाया था, फेमस बनाया था। अब जीन पियाजे ने क्या किया था, जो जीन पियाजे की एक बुक थी, बुक का नाम क्या था, मोरल जजमेंट ऑफ
ए चाइल्ड। अब मुझे बताओ, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसमें नैतिकता होती है? क्या उसको पता होता है कि समाज, नैतिकता क्या होती है? जिन बातों को समाज एक्सेप्ट करे, समाज ये डिसाइड करे कि इस बच्चे का व्यवहार अच्छा है या बुरा है। यानी कि नैतिकता, हमारी जो नैतिकता है वो हमारे किसके साथ जुड़ी होती है? समाज के साथ जुड़ी होती है। समाज डिसाइड करता है कि बच्चा अच्छा है या बच्चा बुरा है, ठीक है। यानी कि बच्चे का व्यवहार अच्छा है तो समाज उसको अच्छा बता देता है, और अगर बच्चे का व्यवहार बुरा है तो समाज उसको बुरा बना देता है। यानी कि ये नैतिकता बच्चे की कहाँ से डिसाइड होती है? इसको डिसाइड करने वाला कौन होता है? समाज। वैसे तो समाज किसने बनाया? हम ही लोगों ने बनाया, लेकिन जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नैतिकता को डिसाइड कौन करता है? सामाजिक पक्ष। यानी कि आस पड़ोस के लोग हैं, आस पड़ोस का जो हमारे कानून बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं, वही हमारी नैतिकता को डिसाइड करते हैं। जब जीन पियाजे इसके ऊपर काम कर रहे थे तो जीन पियाजे की एक बुक थी मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। उस बुक को पढ़ने के बाद पता चला कि जीन पियाजे ने भी इसके ऊपर काम किया है, लेकिन फेमस किसने किया था? कोलबर्ग ने किया था, ठीक है। अब जीन पियाजे ने तो इसके दो ही पक्ष बताए थे। यानी कि एक तो बताया था उन्होंने स्वतंत्र और एक बताया था प्रातंत्र और एक पक्ष क्या दिया था उन्होंने? स्वतंत्र। अब प्रातंत्र में तो क्या होता है कि बच्चा टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं किसी लॉ को चेंज कर सकता हूँ। जो समाज ने उसके लिए रूल, नियम, कानून बना दिए वो किस में आते हैं? प्रातंत्र। यानी कि टोटली बच्चा किसके ऊपर रहता है? दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, और जो कानून बने हुए हैं वो बंद कानून बने हुए हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और स्वतंत्र के अंदर क्या होता है कि कानून बदले जा सकते हैं। यानी कि वहां पर नैतिकता के अंदर बच्चा खुद के विवेक से सोचता है। यानी कि बच्चे का विवेक काम करने लग जाता है। समाज के लिए अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं है, किसी टाइम पर कुछ कानून बना दिए, एक बार बना के रख दिए, लेकिन आज जो नया युग चल रहा है, अगर उन कानूनों को बदलना भी पड़े तो उनको बदल देना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब एक्सीडेंट हो गया तो लोग, अगर वो जिंदा है, मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ वो आदमी अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन लोग उसको उठाकर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद वो पर्चा भरना पड़ता है, और उसके ऊपर जो लेकर जाता है, कई बार क्या होता है कि लॉ उस कानून के हिसाब से उसी आदमी के ऊपर कार्रवाई कर देती है, ठीक है। अब एक हिसाब से तो क्या था कि उसकी नैतिकता, मतलब उसने नैतिक काम वो नहीं लेकर जाता है तो उसने क्या किया, उसकी नैतिकता अच्छी नहीं थी, और जब वो लेके जाता है तो उसकी नैतिकता अच्छी थी, लेकिन हो सकता है कि पनिशमेंट उसी को दे दी जाए। तो ऐसे कानूनों को बदलाव करने की जरूरत है। अब हॉस्पिटल में चला गया, हॉस्पिटल में पहले क्या करते हैं, वो बड़ा सा पर्चा भरवाया जाता है, फीस भरवाई जाती थी, ठीक है। अब बाद में क्या किया, बाद में उस आदमी को एडमिट करेंगे, हो सकता है इतनी देर में तो वो मर ही जाए। यानी कि आदमी को बचाना ज्यादा जरूरी है या फिर उस पर्चे को भरना ज्यादा जरूरी है। ये जब नैतिकता की बात करते हैं तो कोलबर्ग क्या कहते हैं कि आदमी किस में रहता है, क्या करूं क्या ना करूं, यानी कि वो किस कंडीशन में रहता है। उन्होंने एक नाम दिया था, कोलबर्ग ने क्या नाम दिया था कि डेलिमा की कंडीशन में रहता है। आदमी को ये रहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस कंडीशन में रहता है। तो जो जीन पियाजे ने दो पार्ट बताए थे, प्रातंत्र यानी कि हेटेरोनॉमस और ऑटोनॉमस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेटेरोनॉमस, इसको क्या कहते हैं, हेटेरोनॉमस, और इसको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस। हेटेरोनॉमस में तो क्या होता है, जो समाज ने जो बना दिया कायदा कानून, समाज के हिसाब से चलता है, और यहाँ पर आदमी कैसे चलता है, अपने विवेक के हिसाब से चलता है। यहाँ क्या कहता है, जो रूल बन गए वो बन गए, अब उनको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि किसकी बात करता है, बंद कानून की बात करता है। और यहाँ क्या करता है कि जो लॉ बन गए, लॉ के अंदर बदलाव लाया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लॉ के अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं, लॉ के अंदर बदलाव लाया जा सकता है। हालांकि ये ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, इन्होंने नैतिकता के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था, फिर इन्होंने अपना फील्ड था वो चेंज कर लिया था, फिर ये संवेगात्मक विकास सिद्धांत के ऊपर बात करने लगे थे। लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने क्या कहा था कि ये नैतिकता पर काम कर रहे थे। बाद में फेमस किसने किया था, कोलबर्ग ने किया था, ठीक है। इसके ऊपर क्या कहते हैं, बाहरी तत्व होते हैं, मतलब बाहरी तत्व, बाहरी कौन होगा, समाज, यानी कि बाहरी
तंत्र का प्रभाव रहता है, बाहरी तंत्र का प्रभाव रहता है। और यहाँ पर वो अपने कायदे कानून नियम अपने आप से बदलने की कोशिश करता है। ये अपने आप में एक स्वतंत्रता है, अपने आप में अपने विवेक से सोचता है। ठीक है, अब ये जाकर कहाँ आता है? एडोलसेंस में आता है। यानी कि जब बच्चा ये वाली स्थिति जो विवेक से वो क्या करने लग जाता है, तर्क वितर्क करने लग जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, वो कायदे कानूनों की बदलने की बात करता है, अपनी नैतिकता और अनैतिकता के बारे में सोचने लग जाता है। यहाँ पर उसको नैतिकता और अनैतिकता का ज्ञान हो जाता है, अनैतिकता का ज्ञान हो जाता है। वो सही और गलत को सोचने लग जाता है, वो रूल्स को बदलने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है? ऑटोनॉमस में आता है। और हेटेरोनॉमस में क्या आता है कि बाहरी तंत्र, मतलब बाहर वालों का, समाज का सारा इफेक्ट रहता है। बंद कानून है, उसको एक बार कानून बन गया उसको बदला नहीं जा सकता, समाज ने कायदे कानून बना रखे। ठीक है, इसके अंदर फिर वो 3 स्टेजेस की और बात करता है। एक होता है नैतिक व्यवहार, एक होता है नैतिक भावनाएं और एक होता है नैतिक निर्णय। यानी कि जो जीन प्याजे को पढ़ रहे थे इसके अंदर 3 चीजें निकल कर और आती हैं कि एक क्या बात करता है, नैतिक व्यवहार, यानी कि बच्चे का जो व्यवहार है, जो समाज के सामने उसको अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का है, या उस समाज के जो कानून बनाए हैं उनको तोड़ेगा तो उसको दंड मिल सकता है, वो किस में आता है? नैतिक व्यवहार में। यानी कि बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वो आसपास के समाज को देखकर उसको बता दिया ये अच्छा है तो अच्छा है, इसको बता दिया ये एक चीज बुरी है। अब बड़े आए तो उनको रिस्पेक्ट में खड़ा होना चाहिए। यानी कि समाज वालों ने, घर वालों ने, समाज उसका सबसे पहला समाज क्या होता है? उसके घर वाले ही होते हैं, उसके पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स ने बताया कि जब बड़ा कोई आए तो आपको खड़ा होना होता है। ठीक है, अब उसको बता दिया, उसको उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं पता, यानी कि वो क्या करता है? नैतिक व्यवहार करता है। ठीक है, अब फिर थोड़े टाइम के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके अंदर थोड़े थोड़े नैतिकता के गुण आने लगे, क्योंकि जन्मजात बच्चे में नैतिकता होती नहीं है, ना सामाजिकता होती है ना नैतिकता होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी नैतिकता आनी स्टार्ट होती है। वो पेरेंट्स से सीखे, वो समाज से सीखे, वो टीचर से सीखे, लेकिन जब उसमें नैतिकता आती है तो उसके अंदर नैतिक भावनाएं आने लग जाती हैं। उसके अंदर क्या आती हैं? नैतिक भावनाएं आने लग जाती हैं। लेकिन जब वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सोचने लग जाता है क्या समाज के लिए अच्छा है क्या बुरा है। अगर गलत है, कानून बन गया तो कानून के अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, हमारी जो पॉलिटिकल साइंस होती है उसके अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं? अमेंडमेंट पढ़ते हैं। अब जब हमारा संविधान लिखा गया था 1949 में, उस टाइम बहुत समझदार लोगों ने संविधान को लिख दिया, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारी चीजों को ऐड करना पड़ गया। अब इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर रिजर्वेशन की पॉलिसी है। अब काफी जगह पर रिजर्वेशन की पॉलिसी को बाद में ऐड किया गया, यानी कि क्या किया गया? संविधान के अंदर चेंज किया गया, बदलाव किया गया, कानूनों को बदला गया। अब वो बदलने वाला ऐसा तो कोई था नहीं कि राम ने बदल दिए, भगवान ने बदल दिए, या जिन लोगों ने वो संविधान लिखे थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, वो तो अब हमारे बीच में रहे नहीं है। राजेंद्र प्रसाद थे, वो हमारे बीच में रहे नहीं है। अब उन कानूनों को कौन बदलेगा? उन कानूनों को बदलने की जो हिम्मत रखते हैं, यानी कि अपने विवेक से काम करते हैं, अपनी बुद्धि से काम करते हैं, वो लोग किस में आते हैं? वो किस में आते हैं? नैतिक स्वेच्छा के अंदर आते हैं। अब कानून ऐसे ही नहीं बदले जाते, कानून को बदलने के लिए बहुत प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोगों का दिमाग को बदलना पड़ता है, यानी कि नैतिक स्वेच्छा। स्वेच्छा यानी कि अपने विवेक से कानून को बदलने की बात करना। ठीक है, तो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो जीन प्याजे की थी, अगर कोलबर्ग नहीं दे रखा होता और आपसे पूछ लिया जाए कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, तो हम क्या बताएंगे? जीन प्याजे। क्योंकि काम तो शुरू किसने किया था? जीन प्याजे ने किया था 1932 में, और उनकी बुक का नाम क्या था? मॉरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। बाद में उन्होंने अपना फील्ड चेंज कर दिया। अब उनकी जो बुक थी मॉरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड के एक नैतिक सिद्धांत कैसे होंगे, वो उन्होंने इस बुक में लिखे थे। बाद में उन्होंने अपना फील्ड चेंज कर दिया, और फिर इसको आगे कौन लेकर गए थे? कोलबर्ग लेकर गए थे। कोलबर्ग के भी फिर काफी सारे स्टूडेंट्स थे, तो वो हम अगली स्लाइड्स के ऊपर पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि जीन प्याजे ने 2 टाइप की बातें की थी, एक प्रातंत्र
जो कहाँ से कहाँ आता है, 5 से 9 साल की उम्र में आता है। इसकी एज भी पूछ ली जाए तो 5 to 9 ईयर। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कोलबर्ग वाले से आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि 5 से 9 साल वाला बच्चा कैसा रहता है, समाज ने जो नियम कानून बना दिए उसको बदलने की कोशिश नहीं करता, अपने आप को उसके हिसाब से डालने की कोशिश करता है। ये क्या है, एक बंद कानूनों को मानता है, ये एक भारी तंत्र है, और ये भारी तंत्र किसने बना दिया, समाज ने बना दिया। लेकिन जब 9 से 13 या 15 उम्र लिख देते हैं, यहाँ पर क्या करता है बच्चा, अपने विवेक से काम करने लग जाता है, अच्छे बुरे की पहचान होने लग जाती है, और ये एक बंद सिस्टम नहीं है, ये क्या है, एक ओपन सिस्टम की तरह सोचने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर उनको पनिशमेंट का डर नहीं रहता, यहाँ पर उनको पनिशमेंट का डर रहता है। अगला क्या है, नैतिक विकास सिद्धांत यानी कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये भी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की, ये किसकी थी, जीन पियाजे की थी। अगली थ्योरी किसकी है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोलबर्ग की है। तो हम अगली स्लाइड के ऊपर पढ़ते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। पहले वाली का भी नाम यही था, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, लेकिन ये थ्योरी किसकी है, अब ये किसकी है, कोलबर्ग की है। कोलबर्ग की थ्योरी ऐसे नहीं मानेंगे कि मॉरल डेवलपमेंट की फाइनल थ्योरी है, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी आलोचना हुई थी, क्योंकि इन्होंने, कोलबर्ग ने मोस्टली काम किसके ऊपर किया था, बॉयज के ऊपर किया था, यानी कि जेंडर बाइस थी। सारे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए थे, बॉयज के ऊपर किए थे। ठीक है, और एक इसके अंदर ये कोलबर्ग की थ्योरी है, और इसके अंदर क्या है, एक डेलिमा वर्ड पढ़ते हैं, यानी कि कैसी स्थिति, डेलिमा। ये किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, ये 10, 13 और 17 वर्ष के लड़कों को इकट्ठा करके उनके सामने सिचुएशन रखते थे, और उनको किस में डाल देते थे, डेलिमा में डाल देते थे, द्वंद्व की स्थिति में डाल देते थे। क्या करते थे, ये द्वंद्व की स्थिति में डाल देते थे, यानी कि द्वंद्व मतलब क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति, क्या ना करूं की स्थिति में बच्चे को डाल देते थे। बच्चों के सामने क्या करते थे, ये अलग अलग परिस्थितियां रखते थे, और उन परिस्थितियों के हिसाब से उनको आंसर देना होता था। ठीक है, अब परिस्थितियों के हिसाब से एक उनकी क्या हुई थी, हिंज वाली जो स्टोरी थी वो फेमस हो गई थी। हिंज वाली स्टोरी में क्या था, हिंज नाम का एक आदमी था, उनकी वाइफ को कोई बीमारी थी, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको दवाइयां दी कि ये बीमारी इसी दवाई से ठीक हो सकती है, और ये दवाई इस हॉस्पिटल में मिलेगी। लेकिन जब वो हॉस्पिटल, जब उन्होंने दवाइयों के जब चार्जेस देखे, तो वो दवाइयां इतनी महंगी थी कि हिंज के औकात से बाहर थी, वो हिंज उनके लिए पेमेंट नहीं कर सकता था। अब उसके सामने एक स्थिति आई, एक परिस्थिति आई, उनके सामने परिस्थिति क्या आई, या तो वो उस दुकान का शटर तोड़कर उस दवाई को चुरा ले, या अपनी वाइफ को मरने दे। अब हिंज ने क्या किया था, उस कहानी के अंदर कोलबर्ग ने क्या बताया कि हिंज ने क्या किया था कि दवाई को चुरा लिया था और अपनी वाइफ को बचा लिया था। अब ये बात आपके सामने रखी जाए तो बात सही है या गलत है, यानी कि हमारी नैतिकता, हमारा जो मोरल है, हमारी नैतिकता है, वो क्या कहता है कि हमें चोरी करनी चाहिए या हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। यह स्थिति ऐसी आ जाए कि उसके हिसाब से हमें आंसर, मतलब हमें चोरी करनी भी पड़ जाए तो हमें कर लेनी चाहिए, या किसी भी कंडीशन में चोरी नहीं करनी चाहिए। यानी कि वो क्या करते थे, डेलिमा की स्थिति, डेलिमा वाले क्वेश्चंस पूछते थे बच्चों से, और बच्चों की उम्र क्या ली थी, 10, 13 और 17, यानी कि अलग अलग उम्र के बच्चे का नैतिक विकास अलग अलग होगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई भी नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, धीरे धीरे उनके अंदर समाज के हिसाब से नैतिकता आनी स्टार्ट होती है, वो क्या चीज समाज में अच्छी है, क्या बुरी है। स्टार्टिंग में बिल्कुल नैतिकता नहीं होती है, फिर उसके अंदर नैतिकता किसके हिसाब से आती है, डर और भय के हिसाब से आती है। अब डर और भय के बाद थोड़े टाइम के बाद वो क्या करने लग जाता है, समाज के हिसाब से नैतिकता आने लग जाती है, और फिर विवेक के आधार पर नैतिकता आती है। ये तीनों बात किसने बताई थी, जीन पियाजे ने भी अपनी थ्योरी में बताई थी, और उसी थ्योरी को उन्होंने आगे खींचकर लेकर गए थे, कौन, कोलबर्ग लेकर गए थे। और ये तीन उम्र के, अलग अलग 3 उम्र के बच्चे लिए। बच्चे कितने थे ये, बच्चे कितने थे ये, 72 लड़के थे। यानी कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए थे, लड़कों पर किए थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 72 बॉय थ्योरी। इस थ्योरी का नाम 72 बॉय थ्योरी भी लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 72 लड़कों के सामने अलग अलग सिचुएशन रखकर किया था। अब ऐसे ही एक सिचुएशन रख दी कि बच्चे, एक औरत है, वो नदी को पार कर रही है, और नदी में जाते टाइम उनकी नाव में वजन ज्यादा हो गया, और नदी में औरत के सामने 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है। अब वो लड़के को, एक बच्चे को नदी में फेंकना पड़ेगा और एक बच्चे को वो बचा सकती है, तो वो लड़के को बचाएगी या वो लड़की को बचाएगी,
ठीक है, उसके हिसाब से। अब वो औरत किसको बचाती है, वो तो उसकी नैतिकता काम करेगी, उसके दिमाग में क्या आता है। लेकिन ऐसे उन्होंने बहुत सारी स्टोरियां रखी। एक स्टोरी ऐसे सीटेट के एग्जाम में पूछी हुई थी कि एक औरत है, उसके 4 बच्चे हैं और वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गरीबी का जीवन जी रहे हैं। उनके खाने पीने का सामान उनके पास उचित टाइम पर, सही टाइम पर नहीं पहुंच पाता है। अब औरत के सामने एक सिचुएशन आती है कि वो एक बच्चे को बेच दे और उस बच्चे से जो पैसे मिलेंगे तो बाकी 3 बच्चों को वो पाल पाएगी। उसको इतना पैसा मिल रहा है कि वो एक बच्चे को बेच दे। अब उसकी नैतिकता क्या है, मतलब आप डिसाइड करोगे कि बच्चे को बेचना बुरी बात है, बच्चे को कैसे बेच सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चे को नहीं बेचेगी तो वो सारे बच्चे मरेंगे। अब सबको बचाने के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं। सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि बच्चे ज्यादा छोटे हैं, अपने आप से वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर पाते, उनको माँ की तो जरूरत है। अब वो खुद को तो मार नहीं सकती, अब वो 4 बच्चों में से क्या करे। उसके सामने एक सिचुएशन ऐसी है कि वो एक बच्चे को बेच दे, तो जो पैसा आएगा उस पैसे से बाकी 3 बच्चों का पालन पोषण किया जा सकता है। अब कोई तो उसको अच्छा बताएगा, कोई उसको बुरा बताएगा। अब ये सिचुएशन इन 3 बच्चों के सामने रखी, तो ये क्या जवाब देंगे। मतलब यहाँ इसका जो सोचने का तरीका है वो इसकी एज के हिसाब से अलग होगा, इस बच्चे का सोचने का तरीका है वो इसके हिसाब से अलग होगा, और बड़े वाले बच्चे का अलग होगा। हालांकि जो 17 साल वाली जो उम्र है, जहाँ हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पढ़ते हैं, इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, 3 स्टेजेस के फिर 2-2 पार्ट किए थे, 6 अवस्थाएं दी थी। जैसे जीन पैजे ने अपनी अवस्थाएं दी थी, ऐसे इन्होंने भी, कोलबर्ग ने भी 6 अवस्थाएं दी थी, 3 स्टेजेस दी थी। जो लास्ट वाली जो स्टेज है वो क्या कहती है कि कानून को बदलने की जहां जरूरत हो, विवेक और बुद्धि के हिसाब से लॉ को बदल देना चाहिए। तो इस हिसाब से उनको एक बच्चे को बेच देना चाहिए, जो पैसा मिलेगा उससे बाकी बच्चों को पढ़ाया लिखाया या खाना खिलाया जा सकता है। यानी कि जो कोलबर्ग थे, इन्होंने सिचुएशन रख कर आंसर ढूंढने की कोशिश की थी और एक द्वंद्व की कंडीशंस क्रिएट कर देते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनकी फेमस क्या हो गई थी, जो हिंज वाली स्टोरी है, जो हिंज की स्टोरी थी वो उनकी फेमस हो गई थी। वहां से पूछ लिया जाता है कि हिंज स्टोरी किसने दी थी, कोलबर्ग ने दी थी। ठीक है, और हिंज की स्टोरी में लास्ट में क्या हुआ था, उन्होंने शटर को तोड़कर दवाई चुरा ली थी और अपनी बीवी को बचा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बात करते हैं इसकी। तो जो कोलबर्ग थे उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, यानी कि कोलबर्ग की स्टेजेस कितनी थी, 3 स्टेजेस थी। 3 स्टेजेस पर बात करते हैं, यानी कि 3 सतर थे, और 3 सतर के अंदर 2-2 क्या थी, 2 और 2 क्या थी, अवस्थाएं थी। यानी कि टोटल आपसे पूछा जाए कि कोलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत था उसके अंदर अवस्थाएं कितनी थी, तो अवस्थाएं कितनी थी, 6। और जब सतर की बात करें तो सतर कितने थे, 3। फिर से लिख देती हूं कि सतर कितने थे, 3, यानी कि स्टेजेस कितनी थी, 3। और अवस्थाएं कितनी थी, 6। हर एक स्टेज के अंदर कितनी थी, 2 और 2। टोटल कितनी अवस्थाएं हो गई थी, 6 अवस्थाएं हो गई थी। ठीक है, अब जो 3 स्टेजेस हैं उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहली स्टेज क्या दी थी, पहली स्टेज दी थी प्री कन्वेंशनल। अब प्री कन्वेंशनल को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व परंपरागत। ठीक है, अब पूर्व परंपरागत तो ये क्या है, पहली स्टेज है। दूसरी क्या है, कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरी क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है वो कितनी उम्र के बच्चे के लिए है, 4 से 10, क्योंकि 4 से पहले बच्चे के अंदर क्या नहीं आती है, बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है। और बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको क्या बोला जाता है, फॉर्मल स्टेज बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होती है, शून्य नैतिकता होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगी, शून्य नैतिकता होगी। अब शून्य नैतिकता क्या होती है, जन्मजात उसके बच्चे के अंदर क्या रहती है, शून्य नैतिकता, और जिसको क्या बोला जाता है, फॉर्मल स्टेज बोला जाता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, अब जो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है, पूर्व परंपरागत स्टेज है, इसकी उम्र पूछ लेते हैं। इसकी उम्र क्या है, 4 से
10 वर्ष। ठीक है, हालांकि यहाँ पर भी नैतिकता बिल्कुल ही जीरो होती है, मतलब ज्यादा नैतिकता बच्चे में होती नहीं है। नैतिकता क्या होती है, उसको एक डर होता है, उसको भय होता है, उसके पेरेंट्स उसको डांट ना दें या टीचर उसको डांट ना दे। एक बच्चा होमवर्क क्यों करता है, बच्चे को इतना 4 साल का बच्चा है, उसका होमवर्क करने का मन नहीं करता, उसका ये बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो होमवर्क करेगा तो वो कुछ सीखेगा, वो समाज के काम आएगा, वो देश के काम आएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। वो होमवर्क सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि कल वो स्कूल में गया और टीचर उसकी पिटाई ना कर दे, सिर्फ इसलिए वो होमवर्क करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आगे दो स्टेजेस दी गई हैं, उन 2 स्टेजेस में पहली क्या आती है, आज्ञा व दंड की अवस्था, यानी कि बिल्कुल छोटा बच्चा है। अब वो नैतिकता को क्यों मानता है, वो आज्ञा और दंड की अवस्था, मतलब या तो उसको रहता है कि टीचर पिटाई कर देगा या घर में कुछ काम गलत कर दिया, अब बर्तन टूट गया, बच्चे के हाथ से बर्तन टूट गया, ठीक है, टूटा नहीं मतलब उसने तोड़ दिया, अब तोड़ दिया और फिर उसकी माँ ने उसकी पिटाई करी, अब माँ ने उसकी पिटाई करी और अगली बार वो तोड़ने से पहले फिर सोचेगा कि अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो फिर मेरी कुटाई होगी, यानी कि इस अवस्था को क्या बोला जाता है, आज्ञा व दंड की अवस्था। पहली स्टेज क्या थी, प्री कन्वेंशनल, और इसके अंदर पहली अवस्था क्या है, इसकी पहली अवस्था क्या है, आज्ञा व दंड की अवस्था। आज्ञा व दंड की अवस्था। छोटा बच्चा है, अपने दादाजी की गोद में है और पता नहीं उसको किस बात पे गुस्सा आया, उसकी नैतिकता ने क्या जवाब दिया कि उन्होंने अपने दादा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी बाहर का देखेगा वो क्या कहेगा कि इसके घर वालों ने इसको कुछ सिखा ही नहीं रखा, इसके अंदर तो बिल्कुल भी नैतिकता नहीं है। अब बच्चे ने एक बार मार दिया, दादाजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दादाजी ने उसको समझाया कि बेटा ये बहुत गलत बात है। ठीक है, अब बच्चे ने मान ली कि बहुत गलत बात है, उसको इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं पता, बस बच्चे ने मान लिया कि बच्चा अगर मान लेता है तो वो क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, अब फिर दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार उसको थोड़े टाइम के बाद वो भूल गया कि ये बात सही है गलत है, दूसरी बार फिर उन्होंने क्या कर दिया, अपने दादाजी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ मारते हैं दूसरी बार दादाजी क्या करते हैं, उसको खिंचा कर मारते हैं, क्योंकि पहली बार उसको प्यार से समझाया तो समझ में नहीं आया। अब दूसरी बार क्या करते हैं, दादाजी उसको थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं तो उसको क्या मिला, दंड मिला। अब ये पुनर्बलन नहीं है कि दंड देकर उसको सिखाया जाएगा, एक बार थप्पड़ मारा, तीसरी बार फिर उसको दिमाग में आया कि दादाजी को थप्पड़ मारूं, लेकिन दिमाग ने फिर दूसरी तरफ से आवाज दी कि थप्पड़ मारेगा तो थप्पड़ खाएगा भी, यानी कि वो क्या है, उसको दंड मिल सकता है। अब दंड मिल गया, यानी कि उसके अंदर फोर्सफुली क्या भरी जा रही है, नैतिकता भरी जा रही है। ठीक है, यानी कि आज्ञा व दंड की अवस्था कहा जाता है इसको, और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज, पनिशमेंट स्टेज। ठीक है, घर में मेहमान आने वाले हैं, ये एग्जाम्पल तुमने पहले भी कहीं सुना होगा, घर में मेहमान आने वाले हैं और मेहमान आएंगे तो माँ बच्चे को समझाती है कि उनके आने से पहले तुम्हें प्लेट के अंदर जो भी मैं मिठाई रखूंगी, उनके आने से पहले और उनके वो आकर वापस ना चले जाएं तब तक आपको उन प्लेट्स के अंदर रखी हुई मिठाइयों को हाथ नहीं लगाने। ठीक है, बच्चे ने आज्ञा मान ली तो ठीक है। बच्चा थोड़ी देर के बाद भूल गया और जो गेस्ट आए हुए हैं उनके सामने ही प्लेट्स में से छीना झपटी कर करके खाने लग गया। माँ उस टाइम पर कुछ नहीं बोलती है, लेकिन माँ बाद में उस बच्चे की थोड़ी सी पिटाई कर देती है। अगली बार जब भी मेहमान आएंगे तो बच्चे को ये दिमाग में रहेगा कि अगर तूने यहाँ गंदगी फैलाई, तुमने यहाँ पर अनैतिकता दिखाई, हालांकि बच्चे को नहीं पता कि नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, बस माँ ने कहा और माँ उसकी पिटाई ना कर दे, इस डर से वो चुपचाप बैठकर ऐसे वेट करता रहता है कि कब ये गेस्ट जाएं और कब मैं इसके ऊपर छीना झपटी करूं, बिस्किट के ऊपर या मिठाई के ऊपर या जो भी चीजें वहां पर रखी हुई थी। ठीक है, तो वो क्या करता है, दंड से डर कर, यानी कि उसको दंड ना मिल जाए, इसलिए वो क्या दिखाता है, नैतिकता दिखाता है। यानी कि ये नैतिकता कैसी होती है, उसकी बाहरी नैतिकता होती है, उसके अंदर कोई सिचुएशन नहीं होती, यानी कि उसके जो खुद का जो दिमाग कह रहा है, दिमाग में उसकी कोई नैतिकता नहीं होती। यहाँ पर क्या प्रभाव रहता है, बाहरी प्रभाव रहता है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स के कारण जो नैतिकता आती है। यानी कि माँ उसकी पिटाई ना कर दे, होमवर्क करके लेके गया, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या सीख रहे हैं, वो टीचर से डरकर होमवर्क कर लेकर गया, तो यानी कि वो टीचर की आज्ञा मानता है या उस दंड से डरता है, इसलिए वो होमवर्क करके लेके गया।
ये प्री कन्वेंशनल की पहली स्टेज है, मतलब प्री कन्वेंशनल पहली स्टेज है, और पहली स्टेज की पहली अवस्था क्या है, आज्ञा व दंड की अवस्था। और स्टेज को कहां से कहां तक पढ़ते हैं हम, 4 से 10 साल के बीच में पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेज को। दूसरी अवस्था क्या आती है, अहंकार की अवस्था। दूसरी अवस्था बी से बोल देते हैं इसको, अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था, ठीक है। अब अहंकार की अवस्था में क्या होता है कि तू मेरा ये काम करेगा तो मैं बदले में तेरा ये काम करके दूंगा, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, टिट फॉर टैट। सीधा भी पूछ लिया जाता है कि टिट फॉर टैट, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, अदले बदले की अवस्था। अदले बदले की अवस्था। अब माँ ने क्या कहा कि गेस्ट आएंगे और तू उनके बीच में बिल्कुल भी शरारत नहीं करेगा, तो उनके जाने के बाद तेरे को एक नई कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूंगी या तेरे को चॉकलेट दिलवा दूंगी, लेकिन जब तक गेस्ट रहेंगे तब तक तूने बिल्कुल भी शरारत नहीं करनी है, तूने नैतिकता दिखानी है, तूने उनके पैर छूने हैं, हाथ जोड़कर उनको नमस्ते करनी है। बच्चे को कोई नैतिकता से मतलब नहीं है, पर बच्चे को क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए। जो बाद में होने वाला काम है उसके लिए वो पहले अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे की माँ ने कहा कि गेस्ट आएंगे, अगर तूने अच्छा व्यवहार किया, यानी कि इन दोनों के अंदर वो किसकी बात करता है, बच्चे के व्यवहार की बात करता है। अगर तूने व्यवहार बुरा किया तो तुझे दंड मिलेगा, अगर यहाँ पर तो दंड की बात करती हैं, और अगर तूने अच्छा व्यवहार किया तो उनके जाने के बाद, यानी कि अच्छे व्यवहार के बदले में तुझे चॉकलेट दी जाएगी। यानी कि इसको क्या बोला जाता है, अहंकार की अवस्था, टिट फॉर टैट। और इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इंस्ट्रूमेंटल रियलिस्टिक। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, याद रख लेना भाई, ये ऊपर वाला तो इंग्लिश में याद रह जाता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इंस्ट्रूमेंटल रियलिस्टिक सिचुएशन, या फिर उसको क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि यहाँ पर क्या होता है, टिट फॉर टैट। अब बच्चे होम क्लास में क्या कहते हैं, बच्चा कहता है कि दो फ्रेंड बैठे हैं क्लास में, उम्र क्या है 4 से 10 साल के बीच में है, और किसकी बात कर रहे हैं, प्री कन्वेंशनल की दूसरी स्टेज की बात कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल रियलिस्टिक ओरिएंटेशन, या इसको अहंकार की अवस्था बोला जाता है, टिट फॉर टैट की अवस्था बोला जाता है। अब बच्चा एक होमवर्क नहीं करके लाया, ठीक है, बच्चा एक होमवर्क नहीं करके लाया, और दूसरा बच्चा उसको कहता है कि तेरे पास ये पेन है, तू मुझे ये पेन दे दे, नहीं तो मैं टीचर को बताऊंगा कि ये होमवर्क नहीं करके लाया। ठीक है, तो बच्चा क्या कहता है, टीचर के डर से उस अपने दोस्त को पेन दे देता है कि टीचर उसकी पिटाई ना कर दे, यानी कि अदला बदला कर लिया। ठीक है, खाना लेकर आए, दो बच्चे आपस में बैठकर खाना खा रहे हैं, और खाना खाकर ऐसे खाना खाते टाइम दूसरा कहता है, अरे तेरे टिफिन में तो खाना बहुत अच्छा है, तू मुझे अपना खाना दे दे। तो बदले में क्या कहेगा कि तू मुझे अपना दे दे, मैं तुझे अपना दे दूंगा। क्या तेरे पास जो चॉकलेट रखी है बैग में, तू पहले मुझे चॉकलेट दे दे, मैं तुझे अपना टिफिन दे दूंगा। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, टिट फॉर टैट। या एक बच्चे ने एक को थप्पड़ मारा तो दूसरा उसको क्या मारेगा, लात मारेगा, और टीचर के पास जाके कहेंगे पहले इसने मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने इसलिए इसको लात मारी थी। यानी कि वो तुरंत हिसाब किताब कर देते हैं, आगे पीछे नहीं रखते, सिचुएशन के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से वो प्रदर्शन करते हैं, और उसका आगे पीछे का कोई हिसाब नहीं है। तुरंत उन्होंने अदला बदली कर ली, तू मुझे अपना पेन दे दे, मैं तुझे अपनी ज्योमेट्री बॉक्स दे दूंगा, या तू मुझे चॉकलेट दे दे, मैं अपना टिफिन बॉक्स दे दूंगा। या बच्चा पेरेंट उसके गेस्ट के जाने के बाद मम्मी कहती है कि तुम अच्छा व्यवहार करोगे, यहाँ पर व्यवहार की बात चलती है, तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हें बदले में उनके जाने के बाद चॉकलेट दूंगी। ये कहाँ पढ़ते हैं हम, प्री कन्वेंशनल स्टेज में पढ़ते हैं। दूसरी स्टेज क्या आती है, कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है, दूसरी स्टेज कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज या इसी को क्या बोलते हैं, परंपरागत अवस्था। ठीक है, परंपरागत सतर अवस्था नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सतर बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से हम दो पढ़ेंगे। एक तो क्या होती है, अच्छा बच्चा बनने की, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की अवस्था। यानी कि बच्चा स्कूल में होमवर्क इसलिए करके जाता है, अच्छे से पढ़ाई इसलिए करके जाता है कि टीचर उसको ये कहेगा कि वाह ये तो बहुत अच्छी लड़की है, मैंने तो 2 ही पेज पढ़ने के लिए दिए थे और ये तो 3 पेज पढ़कर आ गई। यानी कि टीचर से तारीफ सुनने के लिए लड़की अच्छी बन जाती है या लड़का अच्छा बन जाता है। घर में गेस्ट आए, बच्चे ने बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार किया ताकि माँ से उसको तारीफ सुनने को मिले, या जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे उसको
तारीफ सुनने को मिले, और तारीफ भी कैसी कि गेस्ट कहेंगे अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छे संस्कार दे रखे, बच्चे के अंदर तो बहुत अच्छी नैतिकता है। पैर छूने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसको जो भी गेस्ट आए हुए थे उनके सामने अच्छा बन के दिखाना था, इसलिए उसने पैर छुए। हालांकि जो जिद्दी इस स्टेज के बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनका मन करता है तो वो कर लेते हैं, मन करता है तो नहीं करते। लेकिन वो समाज के सामने, यहाँ पर तो किसकी बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। कन्वेंशनल स्टेज के अंदर किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। यानी कि समाज के सामने अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए जो नैतिकता दिखाई जाती है वो किस स्टेज में आती है, कन्वेंशनल स्टेज में आती है। और इसकी उम्र क्या होती है, इसकी उम्र होती है 10 से 13 साल। 10 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं, कोलबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो 10 साल, 13 साल और 17 साल के बच्चों पर किए थे, 72 लड़के लिए थे। यहाँ पर जो कन्वेंशनल स्टेज आती है, इसके अंदर नैतिकता आती है बच्चे में, लेकिन नैतिकता किसके कारण आती है, समाज के कारण। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सामाजिक दबाव के कारण नैतिकता कहाँ आती है, कन्वेंशनल स्टेज में। जबकि व्यवहार की जब बात करते हैं तो वो कौन सी होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। अब इसके अंदर भी फिर 2 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज क्या है, अच्छा गुड बॉय और नाइस गर्ल, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, गुड बॉय, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड बॉय नाइस गर्ल। ठीक है, या इसमें उनको क्या मन करता है, प्रशंसा सुन के, खुद की वो तारीफ सुनने की इच्छा रखते हैं, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे ही दिया कि बच्चा होमवर्क टीचर ने एक चैप्टर पढ़ने के लिए दिया और बच्चा अगला चैप्टर भी पढ़कर चला जाता है, क्योंकि उसको टीचर से क्या सुननी थी, तारीफ सुननी थी। उसका जो समाज था, समाज कौन, जो उसका क्लास रूम था, क्लास में, या फिर टीचर की दूसरी फ्रेंड कोई टीचर आती है क्लास में राउंड पर आ जाती है तो टीचर उसको बोलकर बताएगी कि देखो ये बच्चा इतना अच्छा है, इसको मैंने एक चैप्टर पढ़ने के लिए दिया था, ये एडवांस में दूसरा चैप्टर पढ़कर आ गया। या माँ से तारीफ सुनने के लिए, या जो हमारे रिश्तेदार या रिलेटिव्स आए हैं उनसे तारीफ सुनने के लिए वो अच्छा बनने की एक्टिंग करता है समाज के लिए, समाज को दिखाने के लिए। तो वो स्टेज कौन सी स्टेज है, कन्वेंशनल स्टेज। इसकी दूसरी अवस्था क्या होती है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। अब यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ये एज के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पर बच्चा बहुत छोटा था, उसको डर था पिटाई ना हो जाए, इसलिए वो मान रहा था। फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, अदले बदले की भावना आ रही थी। तीसरे में क्या था, वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। अब चौथे में क्या होता है कि जो समाज की जो व्यवस्था है उसके प्रति सम्मान करने लग जाता है। समाज, ये नाम याद रख लेना, समाज की व्यवस्था के प्रति, व्यवस्था, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो जो समाज की व्यवस्था बनी हुई है उसका थोड़ा सा वो उन कानूनों का सम्मान करने लग जाता है। समाज की व्यवस्था का सम्मान, अब यहाँ पर बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि मेहमान आए हैं और खाने की प्लेट को हाथ नहीं लगाना, वो खुद तो हाथ लगाएगा भी नहीं, और वो अपने जो छोटे बहन भाई हैं उनको भी वो समझाना स्टार्ट करता है कि देखो भैया या देखो दीदी, छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन वो समझाने की कोशिश करता है कि ये ऐसे नैतिकता नहीं, मतलब ऐसे अनैतिकता नहीं दिखानी, आपको नैतिकता दिखानी। अपने घर में गेस्ट आए हैं, जब तक वो रहें आपको कोई भी गंदगी नहीं फैलानी, फालतू नहीं बोलना, फोन नहीं मांगना मम्मा से, और उनके जाने के बाद आपको ये चीज मिलेगी। यानी कि वो दूसरों को भी समाज के कायदे नियम कानून पढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, क्या करता है वो, सम्मान करता है, तो क्या बोलते हैं इसको, रिस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम की क्या करने लग जाता है, रिस्पेक्ट करने लग जाता है, वो दूसरों को भी समाज के कानून बताने लग जाता है। लो जो छोटे छोटे लॉ बने हुए, छोटे छोटे लॉ को ही मानता है। यहाँ 10 से 13 की उम्र में बच्चा होता है, ये समाज के प्राथमिकता देता है, ये व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों को पहली स्टेज क्या थी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय नाइस गर्ल, या प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। दूसरे में क्या कहते हैं, समाज की जो व्यवस्था है उसके प्रति वो सम्मान करने लग जाता है। ठीक है, रिस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम। अब तीसरी स्टेज क्या आती है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तीसरी स्टेज क्या आती है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल
स्टेज। अब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को क्या बोलते हैं? पश्च परंपरागत स्तर, पश्च परंपरागत स्तर। अब पोस्ट परंपरागत स्तर के अंदर क्या करता है बच्चा? यहाँ तो समाज के हिसाब से चल रहा था, यहाँ पर किसके हिसाब से चलता है? विवेक के हिसाब से चलता है। और किसके हिसाब से चलता है? बुद्धि के हिसाब से चलता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर कहाँ 13 साल का तो वही हो गया था, 10 से 13 साल का तो कन्वेंशनल स्टेज में हो गया था। यहाँ पर उसकी उम्र क्या रहती है? 13 से 17 ही है। यानी कि यहाँ तक बच्चे में जितनी नैतिकता आनी होती है वो सारी आ जाती है। 13 साल के बाद की उम्र की बात करता है ये। यहाँ पर विवेक से काम करता है, बुद्धि से काम करता है, तर्क वितर्क। यहाँ पर बच्चा क्या करता है? तर्क वितर्क देता है। ये जो मैंने इधर लिखे हैं इनको ध्यान से देख लेना। पहली जो स्टेज थी वहां पर व्यवहार के हिसाब से काम करता है, बच्चे का जो व्यवहार है उस हिसाब से वो काम करता है, उसके हिसाब से उसमें नैतिकता के गुण, धर्म, दोष, लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरे में समाज के हिसाब से चलता है, और तीसरी अवस्था में विवेक से काम करता है, बुद्धि से काम करता है, या तर्क वितर्क से काम करता है। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट था, इसका जो पहली स्टेज थी, उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक समझौते। यहाँ पर वो क्या करता है? सामाजिक समझौते। अब वो पूरी तरीके से समाज के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, यानी कि वो क्या करता है? सामाजिक समझौते करता है। जो समाज ने नियम, कानून, कायदे बना लिए उनको हमें मानना चाहिए, और हमें दूसरों को भी समझाना चाहिए कि उनको वो माने। ठीक है, यानी कि क्या बोलेंगे? सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समझौते को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर बच्चा पूरी तरीके से समाज के अंदर घुस जाता है, और ये उसकी किशोरावस्था वाली अवस्था आ जाती है, और वो समाज के जो समझौते होते हैं उनको, कायदे कानूनों को मानने लग जाता है। इसकी लास्ट स्टेज क्या होती है? विवेक की अवस्था। हालांकि यहाँ पर भी विवेक से काम करता है, बुद्धि से काम करता है, तर्क वितर्क लगाता है, लेकिन यहाँ पर वो रिजल्ट ढूंढने लग जाता है, और वो ये क्या मानता है यहाँ पर कि अगर समाज के अंदर जो नियम और कानून बनाए हुए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको वी शुड चेंज इट, हमें उनको बदल देना चाहिए। यानी कि विवेक की अवस्था। टोटल 70 कितने थे? 3, और उनके अंदर अवस्थाएं कितनी थी? 6। हर स्टेज के अंदर अवस्था कितनी थी? 2-2। यानी कि ये क्या करता है? यूनिवर्सल एथिकल बात करता है, यूनिवर्सल एथिक्स की बात करता है। एथिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि मैंने एक पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि हॉस्पिटल में लेकर गए, और हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद कानून में क्या था? पहले क्या लिखा हुआ था कि उसका पर्चा भरा जाएगा, उसकी फीस भरी जाएगी, फिर उस आदमी को एडमिट किया जाएगा। लेकिन थोड़े टाइम पहले ये बदलाव लेकर आया, और बदलाव में क्या किया गया कि पहले उसको एडमिट किया जाए, उसका इलाज स्टार्ट हो जाए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, और बाकी काम साथ में पैरेलली चलते रहेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता था कि लोगों को ये डर लगता था कि कोई किसी को मार रहा है या कोई एक्सीडेंट हो गया तो साइड से निकल जाते थे कि मैं इसको क्यों उठाऊं, मैं उठाऊंगा तो मेरा इसमें नाम आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मॉरल डेवलपमेंट थी, जो नैतिकता, उनको पता है कि वो मर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी नैतिकता को, अपनी अच्छी नैतिकता को दिखा नहीं पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं भय और डर रहता है। यहाँ पर आकर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में ये रहता है कि देखा जाएगा, मेरे अंदर, मैं जेल में जाऊंगा तो मैं जेल में चला जाऊंगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी तो मैं पनिशमेंट ले लूंगा। यानी कि वो किशोरावस्था में होता है, और किशोरावस्था को तो वैसे ही स्टैनली हॉल ने क्या बोला है? तूफान, दबाव और संघर्ष की अवस्था है। तो बच्चा यहाँ पर कायदे और कानून जो उसको लगता है कि समाज के अंदर ये गलत हो रहा है, बच्चा इस टाइम पर यूनिवर्सिटी में होता है, कॉलेज में होता है। अब कॉलेज के जो रूल्स बने होते हैं, पहले से जो रूल्स बने होते हैं, तो वो नेतागिरी में आकर क्या करता है? उन रूल्स के, अगर वो रूल गलत हैं तो उनको चेंज लाने की कोशिश करता है, उनके अंदर बदलाव लाने की कोशिश करता है। और ये चेंज और बदलाव किसकी वजह से आते हैं? विवेक के हिसाब से आते हैं, उसकी बुद्धि कितना काम कर रही है, या अगर अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है, और बुरा है तो वो क्यों बुरा है। यानी कि बच्चा क्या करता है? तर्क और वितर्क देना स्टार्ट कर देता है, उसको रीजनिंग कंस्टेंट आने लग जाते हैं, वो रीजनिंग के हिसाब से आंसर देने लग जाता है। कि कोलबर्ग ने क्या था, कोलबर्ग का जितना भी जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, उसमें वो बच्चों के सामने क्या रखता है? अलग अलग डायलेमा क्रिएट करता है, अलग अलग द्वंद्व की स्थिति रखता है,
सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो क्या करना चाहिए, समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुम होते तो तुम क्या करते, और तुम होते 10 साल वाला बच्चा किस हिसाब से आंसर देगा, 13 साल का बच्चा किस हिसाब से आंसर देगा, और 17 साल का बच्चा किस हिसाब से आंसर देगा। ये कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादन में एक्सपेरिमेंट किए थे 72 लड़कों के ऊपर। जब इन्होंने सारा काम लड़कों पर ही किया, सिचुएशन ही लड़कों के सामने रखी, उनका लड़कों के हिसाब से उन्होंने सारे ये जो सतर बनाए थे, तो यहाँ पर जाकर बाद में इस सिद्धांत की क्या हो जाती है, आलोचना हो जाती है। इसकी आलोचना करने वाली इसकी ही शिष्य थी जिसका नाम था कैरोल गिलिगन। यानी कि किसने आलोचना की, पूछ लिया जाता है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, कैरोल गिलिगन। इसके आलोचक कौन थी, आलोचक कौन थी, कैरोल गिलिगन। ये इनकी एक स्टूडेंट थी, हिंदी में लिख देती हूँ, कैरोल गिलिगन। इन्होंने इस सिद्धांत की क्या की थी, इस थ्योरी की क्या की थी, आलोचना। यानी कि ये क्या थी, आलोचक थी। अब आलोचक क्यों थी, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, एक तो इसके अंदर सांस्कृतिक कारकों की बात नहीं की गई थी, सांस्कृतिक कारकों की बात नहीं की गई थी, और एक यहाँ पर क्या हुआ था, जेंडर बायस हुआ था, लिंग की अवहेलना हुई थी। यानी कि एक तो सांस्कृतिक कारकों की अवहेलना हुई थी, 2 कारक बताए थे, और एक क्या हुई थी, जेंडर बायस, लिंग की विवेचना, लिंग कारक। ये 2 कारक क्या बताए थे, इन दोनों की क्या की थी, कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत के अंदर अवहेलना की थी। अब कैसे की थी बताती हूँ। सांस्कृतिक कारक, जैसे कि किसी एक देश के अंदर संस्कृति में ये लिखा हुआ, जैसे अपने इंडिया की बात करें, हम किसी का वेलकम कैसे करते हैं, हाथ जोड़कर वेलकम करते हैं, नमस्ते करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हाथ जोड़कर किसी का वेलकम करते हैं। लेकिन जो इंग्लिश कंट्री है वहां पर क्या होता है कि वो ऐसे गले मिलकर अभिवादन करते हैं। अब हमारी कंट्री वाले लोगों को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, वो ऐसे गले मिलते हैं एक दूसरे के साथ और फिर वो क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। ठीक है, अब उनकी संस्कृति में तो उनकी संस्कृति के हिसाब से तो वहां की जो नैतिकता होगी उन लोगों को तो ये सब सही लगेगा, बट हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो टीवी पर, अब जैसे कि टीवी पर कोई भी प्रोग्राम आया हुआ है, हमारी दादी बैठी है साथ में और दादी बैठकर टीवी के ऊपर कोई भी प्रोग्राम को देख रही है, ठीक है, तो सबसे पहले उनके माइंड में क्या आएगा कि क्या बदापन लगा रखा है, तुम ये क्या देख रहे हो, जबकि उनकी स्थिति, उनकी जो संस्कृति था वो वहां पर अलाउ करता है, बट हमारी संस्कृति इस चीज को अलाउ नहीं करती। जिस चीज को हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती, हमारा समाज अलाउ नहीं करता, तो उसको हम नैतिकता में कैसे पढ़ सकते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कि किसी का वेलकम करने के लिए उसको गले मिलना या उसको हग करना ये हमारी नैतिकता के क्या है, खिलाफ। हमारी नैतिकता के तो ये क्या है, खिलाफ, और उनकी नैतिकता के हिसाब से ये क्या है, सही है। यानी कि उनकी संस्कृति इस चीज को अलाउ करती है, वो इसको अनैतिकता नहीं बताती है, बट हमारी संस्कृति इसको क्या बताती है, अनैतिकता बताती है। ठीक है, तो संस्कृति का की क्या की गई थी, इस सिद्धांत के अंदर अवहेलना की गई थी। हमारी संस्कृति यही कहती है कि किसी का भी नमस्ते करो, किसी का भी वेलकम करो तो हाथ जोड़कर दिल से उसको नमस्ते करो। ऐसे लिंग कारक में यानी कि सारे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए गए थे, बॉयज के ऊपर किए गए थे। उनके बॉयज के सामने बॉयज की जो नैतिकता की जो सोचने की क्षमता होती है, बॉयज किसकी, लड़के किसकी तरफ बात करते हैं, लड़के जब नैतिकता की बात करते हैं, लड़कों के हिसाब से नैतिकता में क्या होता है, न्याय। लड़के न्याय की बात करते हैं, जबकि वही सिचुएशन एक औरत के सामने रखी जाएगी तो वो देखभाल या केयर की भावना रखेगी। लड़की उसी सिचुएशन, लड़की के हिसाब से जो नैतिकता अगर उसके सामने रखी जाएगी तो वो न्याय की बजाय वो किसकी बात करेगी, केयर की बात करेगी, देखभाल की बात करेगी। क्योंकि लड़कियों का जो दिमाग होता है, माइंड का जो लेवल होता है, वो नैतिकता को किसी और दृष्टि से देखता है, और लड़कों का जो माइंड लेवल होता है वो किसी और दृष्टि से देखता है। यानी कि जो लास्ट सिचुएशन थी हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसके अंदर लड़के विवेक की अवस्था या बुद्धि का जो काम करते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, न्याय की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी लॉ को बदलना हो तो वो बदलने के लिए पूरा परिश्रम करते हैं। यहाँ पर लड़के किसकी बात करते हैं, न्याय। सिचुएशन सेम है। एक एग्जाम्पल देते हैं
एक कोई सीटेट का एक क्वेश्चन आया हुआ था, वहां पर पूछा हुआ था कि जब नैतिकता की बात आती है तो लड़के किसको प्रायोरिटी देते हैं, न्याय को। बात सिचुएशन सेम है, फिर भी लड़के न्याय को कंसीडर करते हैं और लड़कियां किसको कंसीडर करती हैं, देखभाल को कंसीडर करती हैं। ठीक है, ये जो कोलबर्ग थे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक ये हिंज वाली स्टोरी दी थी, इन्होंने काफी सारी स्टोरी बना बनाकर लड़कों के सामने पेश की थी। इसीलिए यहाँ पर जेंडर बायस की बात आती है, लिंग कार्य की अवहेलना की गई थी, और ये अवहेलना करने वाली कौन थी, कैरोल गिलिगन थी, ये इनकी ही एक स्टूडेंट थी। बाद में इन्होंने फिर एक नैतिक विकास सिद्धांत अपने नाम से निकाला था, जिसके अंदर उन्होंने लड़कियों की नैतिकता के बारे में भी बात की गई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, नैतिक विकास सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी, सबसे पहले इसके ऊपर काम किसने किया था, जीन पियाजे ने किया था। लेकिन जीन पियाजे सिर्फ दो ही बात करते हैं, परातंत्र की, हेट्रोजीनस और ऑटोजीनस। हेट्रोजीनस के ऊपर क्या होता है, समाज का प्रभाव रहता है, ऑटोजीनस के अंदर क्या होता है, खुद विवेक और बुद्धि से वो बच्चा किसी रूल नियम कानून को बदलने की कोशिश करता है, जबकि हेट्रोजीनस में कोई भी बदलाव नहीं लाया जा सकता। समाज ने जो कायदे कानून बना दिए, आपको उसी के हिसाब से आपकी नैतिकता दिखानी होगी, आपको उसी के हिसाब से सर्वाइव करना पड़ेगा। फिर उसका फेमस किसने किया था, कोलबर्ग ने किया था। अब कोलबर्ग का पूरा नाम क्या था, लॉरेंस कोलबर्ग। कोलबर्ग का पूरा नाम क्या था, लॉरेंस कोलबर्ग। इन्होंने नैतिकता के कितने स्तर बताए, 3 स्तर बताए। पहला स्तर क्या था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत। दूसरा क्या था, कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत। और तीसरा क्या था, पश्च परंपरागत यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तीनों स्टेजेस में इन्होंने दो दो अवस्थाओं की बात करी। जो पहली स्टेज की जो पहली अवस्था थी, वहां पर क्या था, आज्ञा व दंड की अवस्था थी, यानी कि बच्चा दंड के भय और डर से अच्छा व्यवहार करता है। फिर दूसरी क्या थी, टिट फॉर टैट वाली अहंकार की अवस्था। ये दूसरी स्टेज को इंग्लिश में जरूर याद रख लेना, इंस्ट्रूमेंटल रियलिस्टिक ओरिएंटेशन बोला जाता है इसको, इंस्ट्रूमेंटल रियलिस्टिक ओरिएंटेशन, अहंकार की अवस्था, टिट फॉर टैट, तुम मेरा ये करोगे तो मैं तुम्हारा ये करूंगा। ठीक है, अब फिर दूसरी स्टेज आती है कन्वेंशनल स्टेज। अब कन्वेंशनल स्टेज में क्या आता है, गुड बॉय और नाइस गर्ल वाली बात आती है, यानी कि समाज के सामने अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनकर दिखाना है, इसलिए उसको नैतिकता का अच्छा प्रदर्शन करना है। ठीक है, मम्मी उसको बोलेगी शाबाश बॉय शाबाश लड़की, यानी कि प्रशंसा की अवस्था भी बोला जाता है। फिर तीसरी अवस्था इसी की सेकंड का जो फोर्थ है, मतलब सेकंड की सेकंड, या हम उसको 6 अवस्थाओं में पढ़ेंगे तो जो फोर्थ स्टेज आती है उसको क्या बोला जाता है, सामाजिक व्यवस्था का सम्मान, यानी कि बड़े बहन भाई छोटे बहन भाइयों को भी सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये अच्छा है, आपको ऐसे करना चाहिए। यानी कि जो हमारा समाज होता है उसके प्रति वो रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है, रिस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम, रिस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम की बात करता है सेकंड स्टेज की सेकंड अवस्था के अंदर। ठीक है, फिर थर्ड क्या आता है, पोस्ट कन्वेंशनल। उम्र क्या है, 13 से 17 साल। इसके अंदर क्या आती है, पहली स्टेज सामाजिक समझौते करना स्टार्ट कर देता है और अपने विवेक के आधार पर आंसर देना स्टार्ट कर देता है। आज हमने 3 सिद्धांत पढ़े हैं। पहला सिद्धांत क्या था हमारा, पहला सिद्धांत किसका था, यूरी ब्रॉन फ्रेन-ब्रेनर का था, जो क्या करता है, परिस्थितिक सामाजिक स्वेगात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि सोशल इमोशनल इकोलॉजिकल ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी थी, यूरी ब्रॉन फ्रेन-ब्रेनर ने दी थी। 5 मंडल बताए थे, माइक्रो सिस्टम बताया था, मीजो सिस्टम बताया था, एक्सो सिस्टम बताया था, मैक्रो सिस्टम बताया था, क्रोनो सिस्टम बताया था। यानी कि लघु मंडल बताया था, मध्य मंडल बताया था, लघु मंडल बताया था, मध्य मंडल बताया था, ये वाला लघु मंडल बताया था, मध्य मंडल बताया था, बाह्य मंडल बताया था, वृत्त मंडल बताया था और फिर घटक मंडल बताया था। 5 स्टेजेस दी थी, यानी कि 5 मंडल बताए थे। दूसरा सिद्धांत क्या था हमारा, नैतिक विकास का सिद्धांत। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, जिसके अंदर ऑटोनॉमस और ऑटोनॉमस की बात की गई थी। फिर तीसरा सिद्धांत किसने दिया था, कोलबर्ग ने दिया था, और कोलबर्ग ने दिया था। और उन्होंने क्या किया था, डिलेमा की स्थिति रखी थी बच्चों के सामने। तीन एज के बच्चे लिए थे। बेहतर बॉय थ्योरी भी इसको बोला जाता है, 72 बॉय थ्योरी भी बोला जाता है। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और इसी टॉपिक के साथ हमारी जितनी भी थ्योरीज थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं। कल हम कुछ नया टॉपिक के साथ आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।